हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का अन अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमारी पूरी की पूरी टीम है, आप देख रहे हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के सबसे एक्सपर्ट, यानी आप टॉप मोस्ट एजुकेटेड से आप लोग अगर इस पर जुड़ते हैं तो ये टॉप मोस्ट एजुकेटेड्स जो है आपको आपकी सफलता के लिए पूरी तरह से मदद करेंगे एकदम। तो आप ये देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी हमारी टीम है जो आपको मदद करने वाली है। आइए, मेरा नाम लौकुश पांडे है और मैंने यूपीएससी को यूपीएससी मेंस को एक बार क्रैक किया है और यूपीपीएससी को 2 बार किया है। मैं पिछले 7 वर्षों से दिल्ली की जो प्रसिद्ध कोचिंग है हिंदी संस्थानों की, हिंदी संस्थान जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं, उसमें ज्योग्राफी, साइंस और टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, यही सारा चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। ठीक? अगर बात करें तो क्रैक करने के लिए यूपीएससी के लिए अगर आप यहाँ से जुड़ते हैं, जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपने लर्निंग ऐप पर जाते हैं। ये अब मतलब आप जो आपका प्ले स्टोर वगैरह है, उससे आप जाते हैं और ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पर देख सकेंगे कि अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि लाइव क्लासेस आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी पूरी की पूरी तरह से, और आपको जो प्रिपेयर आप ये कर रहे हैं वो आपको टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको पढ़ने का मौका भी मिलेगा, यहाँ पर ये भी ध्यान देना होगा आपको। और साथ ही आप देख सकते हैं कि ये हमारे बहुत ही टॉप लेवल के एजुकेटर्स हैं जो कि आपको शिक्षित करेंगे अगर आप जुड़ते हैं तो। आप इसके लिए अगर आप 12 महीने का सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको 36,000 रुपए पड़ता है, और अगर आप 24 महीने के यानी 2 साल का पूरा लेते हैं तो आपको 43,200 पड़ेगा। ये वास्तविकता ये है कि अगर आप मान लीजिए 2021 की बात करें या 22 की बात करें या 23 की 22 या 23, मतलब इस सेशन में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, तो मैं तो कहूंगा आपके लिए सबसे बेस्ट जो है वो 24 महीने का वाला है, यानी 2 सालों का। क्योंकि अगर आप देखिए 1 साल और 2 साल के फीस में मत मात्र जो अंतर है वो कितना है? मतलब 1 महीने वाला। तो इसलिए आप इसको देखिए, चूँकि आप देखिए अगर आप बेसिक फाउंडेशन से तैयारी करना चाहते हैं तो एट लीस्ट आपको इतना टाइम चाहिए भाई। भाई आप जानते हो कि यूपीएससी की तैयारी के लिए कम से कम आपको 18 महीने चाहिए होते हैं। कम से कम पूरा सॉरी, ओवरऑल अगर आप कवर करते हैं तो ही चाहिए। आप अगर मेरा ये कोड इस्तेमाल करते हैं, आप जब सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो अगर इस कोड को आप वहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपको 10% जो है वो एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और मैं तो आपको एक सलाह दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी सिचुएशन कैसी चल रही है, इसमें आपकी पढ़ाई भी बाधित हो सकती है। इसलिए हम कहेंगे कि इससे बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में चीज़ें बहुत बदलने वाली है। इसलिए आप लोग अ, इसको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और घर बैठे ही पूरी तैयारी कीजिए 100%। आप अगर एक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जितने टीचर इस पर पढ़ा रहे हैं, जितने एजुकेटर्स इस पर पढ़ा रहे हैं, वो सबके वीडियोस आप अच्छी तरह से पूरा का पूरा देख पाएंगे। ठीक है, चलिए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है वो बहुत ही जबरदस्त क्लास है और बहुत ही अच्छी क्लास है। सभी को मेरी तरफ से, जितने भी आप लोग आ गए हैं, सबको गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको देखिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोश वैसे भी हम जानते हैं जो है ये कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है? हम लोग पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो और यू। प्रो का मतलब पहले, कैरी ऑन का मतलब होता है, अगर हम बात करें ये कैरी ऑन, ये देखिए कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस यानी केंद्र। केंद्र की बात करें, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टॉपिक कोशिका। आपने पढ़ लिया है कि कोशिका जो है वो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है?
हालांकि ये सब जानते हैं, हालांकि कोशिका हम लोग जो पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको और डिटेल से देखेंगे। कोशिकाएं सामान्यतः हम मेरा यहाँ पर जो टारगेट है वो यहाँ पढ़ना है हम लोगों को प्रोकैरियोटिक। क्या पढ़ना है? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, कोशिका। इसी पर थोड़ा सा हम आज फोकस्ड होंगे। तो कोशिकाएं सामान्यतः अगर देखी जाए तो दो प्रकार की होती है। पहला क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, और दूसरा क्या होता है? यूकैरियोटिक। ये ऐसी हैं क्या भाई, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? जैसे सपोज कीजिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये मान लीजिए ये एक आप सेल है, एक और भी यहाँ पर एक सेल है। जो यूकैरियोटिक है उसको बोलते हैं एडवांस सेल, और जो प्रोकैरियोटिक है उसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या? जो एडवांस नहीं, जो प्रोकैरियोटिक है ये बहुत प्रिमिटिव है, बहुत पहले, यानी उस समय ये आई जब शुरुआत हुआ जीवन का। यानी सबसे पहले अगर जाहिर सी बात आएगी तो सिंपल कौन होगी? भाई आप भी कोई चीज बनाते हैं तो सबसे पहले सिंपल, कॉम्प्लिकेशन कब आता है? जब बनाते बनाते वो ज्यादा अभ्यस्त हो जाते हैं, तो सबसे पहले आएगा प्रोकैरियोटिक। यानी कैरियन का मतलब मैंने बताया आपको क्या होता है? केंद्रक। यानी इससे पहले केंद्रक का विकास नहीं हुआ था, और जब केंद्रक का विकास हुआ तब बनता है यूकैरियोटिक। ये वाली कौन सी है? यूकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक शेल है। क्लियर? सभी को नमस्कार। जितने जन आए हैं, सौरभ जी, आशु जी और अनिल जी, सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए जुड़िए और पढ़ाई थोड़ा लगन से करनी, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। हालांकि एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल हैं क्या, ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए। यहाँ पर आप देखिए, आप ये देख रहे हैं कि ये है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। साइज में देखें तो ये साइज में बहुत छोटा हो रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको। और ये है यूकैरियोटिक सेल, देख रहे हैं ये साइज में काफी बड़ा है। यानी अगर साइज देखी जाए तो ये 0.1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक हो सकता है, जबकि ये वाला जो है ये 10 से, जहां से ये खत्म हो रहा है वहां से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यानी इसका बड़ा काफी बड़ी साइज है। तो आइए आगे भी इसको हम थोड़ा सा चला करके देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या होते हैं, रियलिटी क्या है इनकी। ये देखिए, ये प्रोकैरियोटिक, ये बहुत छोटा। आप देखिए ये बैक्टीरिया जितने भी होते हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक। इसमें देखिए कोई भी कोशिकांग, कोशिकांग इन द सेंस का मतलब कि कोई भी ऑर्गेनेल, यानी जैसे माइटोकांड्रिया है ना, माइटोकांड्रिया भी नहीं है, लाइसोसोम वगैरह भी नहीं है ना, गोल्गी बॉडीज नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, केंद्रक भी नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा अगर हम बात करें तो देखिए इसमें कोई भी चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही हैं। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा फिर से बैक करता हूँ। आप देखिए इसमें आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ सीधे सीधे ऊपर से एक खोल दिखाई दे रही है, अंदर ये जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है। जेनेटिक मटेरियल तो दोनों में होगा भाई, क्या क्या होगा दोनों में ये हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए, ये सारा का सारा ये इस तरह का होता है कि आपका प्रोकैरियोटिक शेल। यूकैरियोटिक शेल की बात करें तो ये आपका यूकैरियोटिक शेल आपको दिखाई दे रहा है, यूकैरियोटिक शेल। और यूकैरियोटिक शेल में आप देख रहे हैं ढेर सारे के सारे कोशिकांग, ये जो छोटे छोटे, इनको हम कोशिका का अंग यानी कोशिकांग बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये गोल्गी बॉडीज है, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। पूरा का पूरा सब सारे पार्ट है, माइटोकांड्रिया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे की सारी चीजें ये दिखाई दे रही। तो इसमें जिसमें यानी ऐसी कोशिकाएं जिसमें सभी प्रकार के, लगभग लगभग सभी प्रकार के कोशिकांग, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे हैं कोशिकांग, कोशिकांग यानी सारे के सारे कोशिकांग, या इसको ऑर्गेनल बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स। तो सारे के सारे ऑर्गेनेल्स जब होते हैं जिसमें विकसित होते हैं, तो ऐसी कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। लेकिन जिसमें एक भी कोशिकांग नहीं, जैसे यहां पर आप देखिए इसमें किसी भी प्रकार के कोशिकांग आपको नहीं दिखाई दे रहे। अगर इसमें भी जेनेटिक मटेरियल है तो वो भी कैसा है जेनेटिक मटेरियल? ये पूरी तरह से खुला हुआ है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो कोशिकांग रहे हैं उन्हीं के कारण यूकैरियोटिक कोशिकाएं बनी हैं, है ना। और जो नहीं है उनके, जिनमें नहीं है उन्हीं को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई सभी प्रकार की कोशिकाएं, जो तीन, सभी प्रकार की कोशिकाओं का मतलब जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल दो प्रकार की सेल हैं। इन दोनों सेल की अगर बात करें तो दोनों सेल में एटलीस्ट तीन चीजें कॉमन होंगी।
क्या-क्या? कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोटिक में होगी और यूकैरियोटिक में भी होगी। कोशिका द्रव्य प्रोकैरियोटिक में भी होगा, यूकैरियोटिक में भी होगा और आनुवांशिक पदार्थ दोनों में होंगे। यानी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में दोनों प्रकार ये 3 ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, फिर हम समझते हैं। जैसे ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन इसमें भी पाई जाएगी, उसमें भी पाई जाएगी। यानी सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ये इसमें भी पाई जा रही है, उसमें भी पाई जाएगी। ठीक है? आप देख सकते और इसके बाद अंदर भरा हुआ ये कोशिका द्रव्य है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म आपको यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाई जाती हैं और प्रोकैरियोटिक और लास्ट है इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए। डीएनए इसमें भी पाया जाएगा और प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाएगा। यानी दोनों प्रकार के सेल में जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार के सेल में पाए जाते हैं। जैसे ये वाला देखिए, ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल। आप ये समझ गए होंगे। यूकैरियोटिक सेल में आप देखिए, ये कोशिका झिल्ली चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। ये कोशिका झिल्ली है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं और इसके अंदर जो भरा हुआ है ये वो मटेरियल होगा जिसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे और ये है जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। यानी कहने का मतलब ये कि 3 चीजें इन दोनों में कॉमन होती हैं। इतनी बात तो आप समझिएगा। ठीक है? तो यानी कहने का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ये 3 कॉमन चीजें हैं, बाकी इसके बाद हालाँकि प्रोकैरियोटिक में यही 3 ही हैं, इसके अलावा तो कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इस भाई आप सोचिए, प्रोकैरियोटिक शेल का मतलब जो सबसे पहले आई थी। अरे भाई, जब भगवान जी ने या नेचर ने जब इसको बनाया होगा, पृथ्वी पहले जब बनी थी तो आपने कहा कि ये दहकते अंगारे जैसी थी, एकदम आग का गोला जैसा था। और आग का गोला अगर था, तो आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए कि अगर आग का गोला था तो उस समय तो नॉर्मल नहीं आ सकते। आपको तो आप नहीं आ पाओगे ना, सीधे-सीधी ज़ाहिर-सी बात है। यानी आपको आने के लिए पहले माहौल बनाना होगा। इसलिए नेचर सबसे पहले क्या करता है, प्रोकैरियोटिक को भेजता है और कहता है कि आइए, आप प्रोकैरियोटिक सेल को भेजता है, कहता है जाओ बेटा और देख कर के आओ कैसा माहौल बना हुआ है। अगर माहौल पृथ्वी पर बहुत अच्छा बना होता है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या करता है नेचर, उससे और डेवलप्ड सेल को भेजता है। फिर सेल को ऊतक लेवल का बनाता है, फिर ऑर्गन लेवल का बनाता है, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल का, फिर एक बड़ी-बड़ी बॉडी बनाती। इसलिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लाखों, करोड़ों, अरबों वर्ष लग गया था आपको अवतरित होने में, पृथ्वी पर आने में, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको आप देख रहे होंगे कि ये 3 चीज़ें कॉमन नहीं क्या? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए। आपने देखा कि डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक में आपने देखा भी उसको। चलिए आगे वाली टॉपिक पर आते हैं हम लोग, आगे वाले प्रोकैरियोटिक शेल को हमने बताया ऐसी कोशिकाएं जिसमें किसी भी प्रकार के कोशिकांग का विकास नहीं होता है, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है? जैसे केंद्रक का ना तो इसमें अता पता होगा, ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा और ना ही इसमें गोल्गी बॉडीज का पता होगा, ना ही लाइसोसोम, ना ही अंतःप्रदब्बी जालिका, यानी किसी भी प्रकार के कोशिकांग नहीं होंगे। जैसे हम आपको दिखाते हैं इसका पूरा फुल डिटेल। ये देखिए, ये एक तरह से क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। हालांकि आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब सारी की सारी जितने भी आ, जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो सब इसी प्रकार के बने होते हैं। इसी को हमको ध्यान में रख के करना है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। बैक्टीरिया में आप देखिए, क्या आपको कहीं पर कुछ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, क्या इनमें से सॉरी, एक सेकंड। क्या आपको इसमें से केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम या कुछ भी चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें एक और भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है या आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसको आप बोलते हो प्लाज्मिड। ठीक है? ये प्लाज्मिड, हालाँकि इसका उपयोग हम लोग बहुत करते हैं प्लाज्मिड। जब हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी तो वहाँ पर देखेंगे कि इस प्लाज्मिड का बहुत ही उपयोग किया जाता है। सारा का सारा जीन को एक से दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग जो है इसी प्लाज्मिड का सहारा लेते हैं। तो ये प्लाज्मिड आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सर्कुलर डीएनए होता है, ये रिंग शेप का होता है। ये जो है इसके बॉडी बनाने या इसका कोई काम में इसके आता नहीं, बस ये क्या करता है दवाओं से रेजिस्ट करता है। ठीक है? आगे बताएँगे कि इनका भी काम क्या है। जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्लाज़्मिड के बारे में अच्छी तरह से समझाया जाएगा। ठीक है? इसलिए आप इसको तो कहने का मतलब ये कि केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी यानी किसी भी प्रकार का इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं पाया जा रहा है भाई। तो
हाँ, देख लीजिए एक बार फिर से पूरी तरह से आप। नहीं, वायरस वायरस एक अलग चीज़, वायरस जो होता है वो एसेल्युलर होता है। हम वायरस के बारे में भी आपको पढ़ाएँगे, पूरा का पूरा वायरस पढ़ाएँगे, वायराइड पढ़ाएँगे, है ना? प्रियॉन पढ़ाएँगे, इंटरफेरेंस सारी चीज़ें पढ़ाएँगे बेटा, लेकिन अभी नहीं, अभी ये सिर्फ़ प्रोकैरियोटिक की बात करें। वो एक्चुअली वायरस क्या होते हैं, वो एसेल्युलर होते हैं, उसमें कोशिकाएँ नहीं पाए जाती, उसमें तो सिर्फ़ जेनेटिक मटेरियल एक प्रोटीन के अंदर बंद रहता है। इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं, वो लिंक है बिटवीन लाइव लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की, क्योंकि वो रियलिटी में तो वायरस कोई सीधे से बोला जाए तो कोई जीवित नहीं है। जब वो होस्ट में जाता है तब जीवित होता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल आपको समझ में आ गया कि ऐसी कोशिकाएं जिसमें किसी भी प्रकार के कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब जैसे मैंने आपको बताया का विकास नहीं होता। बेटा मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। ठीक है, हम एक बार फिर से यूकैरियोटिक सेल की तरफ आते हैं। आप वहां देखें कि यूकैरियोटिक सेल है क्या। ये देखिए, ऐसी कोशिकाएं जिसमें पूर्ण विकसित यानी वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम वगैरह, ईआर वगैरह आदि, ये सब सारे के सारे पाए जाते हैं। उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है विकसित। कैरियन का मतलब मैंने आपको बताया था कि कैरियन का मतलब क्या होता है। भाई कैरियन का मतलब क्या होता है, कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक। अगर ये केंद्रक विकसित हो गया है तो ये समझ लीजिएगा कि वो यूकैरियोटिक है। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूं कि जितने भी प्लांट या जितने भी एनिमल आपकी आंखों से दिखाई दे जाते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये देखिए, जैसे ये प्लांट है तो प्लांट की सारी पत्तियां, सारा स्टेम सब सेल से ही मिलके बना हो। एक पत्ती को अगर हम डिसेक्ट करें, अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन में देखें तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये सारा का सारा जो, ये देखिए, ये सेल के ढेर सारे सेल से बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा होगा। ये देखिए कई सेल मिले हैं, एक सेल को मैंने यहाँ पर जूम किया हुआ है, तो ये देखिए ये पूरा का पूरा एक सेल आपको दिखाई दे रहा है। ये इसमें सारे ऑर्गेनल आपको दिखाई दे रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी है ना, न्यूक्लियस भी है, आपको वैक्यूल्स भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, गोल्गी एपैरेटस भी, सारी की सारी चीजें आपको इसमें दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से अगर हम एनिमल की बात करें, तो एनिमल जैसे मैंने यहाँ पर लीवर को लिया, और लीवर को हम अगर हम क्रॉस सेक्शन करते हैं, इसका हम लोग कट करते हैं, और कट करने के बाद हम इसको एक छोटा सा एरिया को देखते हैं, तो आपको सीधे से ये आपको मिल गया। ये देखिए, इसमें भी आपको आप देखेंगे कि गोल्गी बॉडीज है ना, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि ये सारी की सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। वेसिकल्स है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो सारी की सारी चीजें आपके सामने ये दिखाई भी दे रही हैं, सब चीजें यहाँ पर होंगी। ये वेल डेवलप्ड है, ये दोनों, यानी चाहे वो प्लांट में हो चाहे वो एनिमल, यानी जिसको आप देख सकते हैं। आपने देखा कि उसकी साइज ही बहुत बहुत छोटी होती, तो वो, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, वो मल्टी सेलुलर कभी नहीं होते। ठीक है, तो जैसे लेकिन और यूकैरियोटिक सेल जो है वो क्या होती है कि ये मल्टी सेलुलर भी होती हैं और यूनिसेलुलर भी होती हैं। इसलिए आप यहाँ पर देखिएगा, यानी कुल मिलाकर के आपको सिर्फ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, देखिए ये क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्रोकैरियोटिक नहीं है, ये दोनों के दोनों यूकैरियोटिक, एक प्लांट है और दूसरा एनिमल सेल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। ये प्लांट सेल है क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये सेल वॉल लिखा हुआ है, इसमें कहीं सेल वॉल नहीं है, यहाँ सेल मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन। ठीक है, न्यूक्लियस भी देखिए दोनों में कॉमन है, गोल्गी apparatus भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है, इसमें सारी चीजें हैं। इसमें कुछ चीजें जैसे क्लोरोप्लास्ट नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। सुखवीर जी शायद आपके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम हो, बाकी तो और सारे चल रहे हैं शायद। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर के आपने देखा कि एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, ये सारे यूकैरियोटिक होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जितने बैक्टीरिया हैं, यानी जो बैक्टीरिया है या जीवाणु जिसको आप कहते हैं, वो सारे के सारे बने होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से, जबकि ये बने होते हैं यूकैरियोटिक सेल से। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग आकांक्षा जी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। हाँ,
यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अब हम अंतर यहीं पर समझ लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हमने आपको दिखाया था कि इसमें साइज आप देखिए, साइज साइज जो है इसमें क्या है, 1 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर के करीब या 10 माइक्रोमीटर के करीब मैंने उसमें दिखाया था। और बात करें अगर यूकैरियोटिक सेल की तो आपको यहां पर कितना दिखाई दे रहा है, 5 से 100 माइक्रोमीटर या 10 से 100 माइक्रोमीटर के करीब यहां पर होता है। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक, चूंकि मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक का मतलब जब केंद्रक नहीं बना तब प्रोकैरियोटिक होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। किशन जी वेरी गुड मॉर्निंग। आइए, तो यानी केंद्रक, मैंने आपको बताया सिर्फ केंद्रक की वजह से इसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिकाओं में केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित। हम केंद्रक की बात कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, अनुपस्थित होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ये उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, ये उपस्थित है ना। ठीक है, ये क्लास लगभग 6-15 के करीब हो रही है, अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है सुखवीर जी, आराम से आप समझ जाओगे और फिर उसके बाद भी आप देख लीजिएगा। अब बात करें अगर डीएनए की, तो डीएनए कल वाली क्लास जो होने वाली है वो डीएनए पे ही होगी। याद रखिएगा, कल वाली क्लास आपको किसी को भी मिस नहीं करना है। अगर कल वाली क्लास मिस करते हैं तो ये समझ लीजिए पूरी टेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी जो आप जानते हैं कि सबसे लंबी टेक्नोलॉजी है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वहां से अच्छे खासे प्री में भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कल डीएनए और आरएनए के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग डीएनए को देखेंगे। डीएनए आप जानते हैं एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि कहां पर पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है ना, केंद्रक में उपस्थित होता है। तो डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन, प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए में होता है वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, अनुपस्थित होती है ना। और ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से फैला रहता है, क्योंकि आप जानते हो ये केंद्रक है नहीं, क्योंकि भाई आपने देखा कि ये सेल था और ये सेल में पूरी तरह से ये देखिए ये डीएनए था इस तरह से, और इस तरह से ये पूरी पूरे साइटोप्लाज्म में, पूरे कोशिका द्रव्य में क्या हो रहा था, फैल रहा था एकदम पूरी तरह से, मतलब घूम रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसको। अगर केंद्रक होता तो इसको अंदर ही ढक लेता, फिर केंद्रक के अंदर आ जाता, फिर ये फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाता। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में चूंकि क्रोमोसोम बनना होता है ना, और क्रोमोसोम बनने के लिए तो भाई क्रोमोसोम का और डीएनए, आगे कल हम बेटा बहुत अच्छी तरह से इसको समझाएंगे कि डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, क्रोमैटिन वगैरह ये क्या है। आज बस इतना इनमें हमको अंतर देखना है, इसलिए हम लोग सिर्फ अंतर को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आपने देखा कि डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में आपने देखा कि हिस्टोन प्रोटीन है, क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम बनने की कोई जरूरत नहीं होती। जबकि यहां पर क्रोमोसोम बनता है, तो वास्तव में हिस्टोन प्रोटीन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन कुछ नहीं है बल्कि इसी पर क्या होता है, यही डीएनए जो होता है यही लिपटता है और लिपट करके बनता है क्या, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम वास्तव में है क्या, भाई क्रोमोसोम तो सिंपल सी बात है कि क्रोमोसोम है क्या, बोलो। क्रोमोसोम यही डीएनए जब लिपट करके मोटा हो जाता है तो उसी को हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं, समझ रहे हैं ना। जबकि इसमें जब गुणसूत्र बनता ही नहीं तो इसमें वो हिस्टोन प्रोटीन की कोई आवश्यकता है नहीं। क्लियर। आगे अगर हम देखें, बात करें झिल्ली युक्त कोशिकांग, भाई जब उसमें प्रोकैरियोटिक, जैसे झिल्ली युक्त कोशिकांग का मतलब जैसे गाल्गी का है, झिल्ली का मतलब हुआ मेम्ब्रेन। भाई आप देखते हैं कि मान लीजिए ये सेल है, सपोज कीजिए ये सेल है, तो सेल में ये केंद्रक है, तो केंद्रक को चारों तरफ से घेरने के लिए एक झिल्ली बनी है ना, तो ये झिल्ली जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है, केंद्रक झिल्ली, तो केंद्रक को घेरे हुए। इसी तरह से जो गोल्गी बॉडीज होगा उसको घेरे होगा, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को घेरे हुए, मतलब उसको उसके सारी मशीनरी को बंद करके जो होती हैं उन्हीं को बोलते हैं झिल्ली युक्त। जैसे गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, तारक कायल, लाइसोसोम, अंतःप्रदब्बी जालिकाएं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं सब की सब जो होती हैं वो पाई जाती हैं यूकैरियोटिक में। आप देखिए यूकैरियोटिक में ये क्या होती है, उपस्थित होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में इनका ये उपस्थित नहीं होती। बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, वेरी सिंपल। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, बार बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि सर ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है, कभी कभी तो बोल देते हैं कि सर प्रोकैरियोटिक क्या प्लांट बना, नहीं। देखिए, हाँ आप ये कह सकते हैं कि शुरू शुरू में जो है बैक्टीरिया को जो है इसी किंगडम में रखा गया था, प्लांटी किंगडम में रखा, लेकिन आगे चल करके जब 5 किंगडम बनाए गए तो इसको पूरी तरह से बैक्टीरिया को अलग से कर दिया गया था। आगे जब हम क्लासिफिकेशन बताएंगे तो हम बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक को अलग क्यों कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं राइबोसोम। आप जानते हैं राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस की मशीनरी होती है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस जो प्रोकैरियोटिक शेल में होता है ये 70s टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक में एस 80s टाइप का होता है। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी जब हम पूरा सेल पढ़ाएंगे, ठीक है। कोशिका पढ़ाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा, आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। हालांकि थोड़ा सा हम बता देते हैं राइबोसोम वास्तव में है क्या। एक चीज हमको समझ लेना होगा कि राइबोसोम वास्तव में है क्या, और फिर 70s और 80s राइबोसोम क्या है ये भी समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कंफ्यूजन बराबर बना रहेगा। हम आपको यहाँ समझाना चाहते हैं, इसको इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूं और दिखाता हूं कि जो वास्तव में क्या है। आप जानते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा क्या भरा होता है, किसी भी सेल के केंद्र, किसी भी कोशिका के केंद्रक में, यानी सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए। क्या होता है, डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, ऐसा समझिएगा। तो जेनेटिक मटेरियल, ये क्या जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, इसमें आपके बॉडी, आपके गुणों, सारी चीज, आप कैसे हो, क्या हो, वो सारा कैसे बनोगे, वो सारी इंफॉर्मेशन कहां पर होती, इसी जेनेटिक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं डीएनए। लेकिन वो इस सारी इंफॉर्मेशन को इंप्लीमेंट कैसे करें, मतलब उसको किस तरह से उसका उपयोग करें, तो उसके लिए उपयोग करने के लिए होते हैं आरएनए। यानी ये तो डीएनए है और दूसरा क्या हुआ, आरएनए। ध्यान से देखिएगा, एक तो आपको मैंने क्या बताया कि ये सारा का सारा क्या है, ये जो केंद्रक के अंदर भरा है ये क्या है, डीएनए है, ठीक है। ठीक, तो यानी ये जो डीएनए है, ध्यान दीजिएगा, डीएनए में सारा इंफॉर्मेशन आप कैसे बनोगे, क्या बनोगे, सारा का सारा ये चीज आपको बताएगी, ठीक है ना। अभी देखिए ये सारा का सारा बेसिक और सब सारी की सारी एनसीईआरटी से बताइए, ठीक है, कहीं बाहर से नहीं होता। ये थोड़ी बेसिक को पहले लेते हैं, उनको समझाते हैं बच्चों को, फिर उसके बाद पूरा कंटिन्यू किया जाता है सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। तो ये आपने यहां पर देखा कि जो डीएनए है ये वास्तव में क्या है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन, आप आज जो चेहरा आपका है, आपकी नाक कैसी है, मुख कैसा है, आपके व्यवहार कैसा है, आप कितने लंबे हो, कितने चौड़े हो, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन कहाँ होता है, इस डीएनए में होता है। कल हम इस पर मैंने कहा लंबी चर्चा करेंगे और बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे। और इस इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है, जैसे भाई कानून की किताब आप संविधान पढ़ते हो तो संविधान क्या है, एक किताब है। लेकिन ध्यान दीजिएगा वो किताब है, उस किताब का इंप्लीमेंट जो लिखा गया कानून वो इंप्लीमेंट कौन करता है, वो पूरा कानून बनाने के लिए एक उसका सिस्टम है ना, उसका पूरा सिस्टम काम करता है। ठीक वैसे ही इसका जो इंफॉर्मेशन है उसको पूरा इंप्लीमेंट कौन करता है, आरएनए। और आरएनए को हम देखेंगे कल, वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के होंगे, ये 3 टाइप के होंगे। हिस्टोन एक बाइंडिंग प्रोटीन है बेटा, जैसे आप बाइंडिंग प्रोटीन का मतलब आगे कल हम इसको बहुत अच्छी तरह से चर्चा करेंगे हिस्टोन प्रोटीन को भी। हालांकि थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि डीएनए वास्तव में क्या होता है, एक धागा है, ये देखिए ये क्या है, एक धागे जैसी संरचना होती है। लेकिन ये जब सेल का विभाजन होता है, यानी कोशिका जब विभाजित होना होता है, तो ये इसको क्या होता है, ये उस किसी किसी बेस पर इसको लिपटना होता है। यानी भाई ये लिपट जाएगा तभी ना इकट्ठा हो पाएगा। और ये जिसमें लिपटा हुआ होता है वो प्रोटीन होती है, उसी प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन एक बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग का मतलब इस पर डीएनए जो है वो बंधा रहता है और कुछ नहीं, ठीक है ना। कल हम इसको दिखाएंगे बेटा ये कहां पर होती कैसे, जैसे मैं सारी चीजें दिखाता हूँ पूरा एनिमेटेड वीडियो के साथ में हम आपको उसको दिखाएंगे कौन सा हिस्टोन है कौन सा क्या है। इसलिए आपको वीरेंद्र जी, आपको इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, एक एक चीजों को देखेंगे, बस पढ़ते रहो ऐसे मजे से। जो भी चीजें नहीं आ रही बिल्कुल सही, सभी को जो भी नहीं समझ में आ रही सबको पूरी तरह से समझ लेना है, याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी आकांक्षा जी, आप क्या करें सर, सब लाल लाली आज ही इच्छुक हैं सब कुछ जानने के लिए। हाँ बेटा, अब क्या बोला जाए, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग समझ जाओगे सब धीरे धीरे, अब घबराइए नहीं। जो भी चीजें हो रही बस आज आप ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक है क्या। फिलहाल हम देखते हैं, जैसे आपने कहा ये डीएनए यहाँ था, आरएनए मैंने कहा कि कितने टाइप के होते हैं बेटा, 3 टाइप के हैं। कौन कौन, एक को आपने कहा कि सर एक एमआरएनए होता है, एक टीआरएनए होता है और एक आरआरएनए होता है, ठीक है। आरआरएनए, ये आरएनए ही है, ये सारे के सारे आप ये समझ लीजिए कि डीएनए इन सब का बाप है, आरएनए का बाप है ये तीनों, क्योंकि उसी से ये पैदा होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर एम जो है, एमआरएनए का काम क्या होता है, ये मैसेज लाता है।
मैसेज अंदर से लेके आएगा कि भैया यही बनाना है। ट्रांसफर का मतलब वो चीजों को लेकर के ट्रांसफर करेगा, मैं बताऊंगा क्या ट्रांसफर करेगा। और ये आरआरएनए जो है यही है राइबोसोम। आरआरएनए से ही राइबोसोम का निर्माण होता है, ठीक है ना। क्या किसका निर्माण होता है? आरआरएनए से ही राइबोसोम का निर्माण होता है। इतनी बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे अगर देखें, अब ये हम बात करते हैं कि ये चूंकि राइबोसोम जो होता है बेटा, ये पूरा का पूरा जो सेल है, सेल की सबसे छोटी अगर कोई कोशिकांग है, यानी सेल में तो ढेर सारे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस, बहुत ढेर सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि सारा का सारा जो जितने भी हैं वो सारे बड़े-बड़े हैं, सारे के बड़े-बड़े, लेकिन सबसे छोटा जो ऑर्गेनेल है वो राइबोसोम है। और राइबोसोम ही एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में ही पाया जाता है। ठीक है? ठीक है? ध्यान दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि 70s टाइप और 80s टाइप क्या है? आप ध्यान से थोड़ा-सा समझेंगे कि ये क्या है 70s और 80s। वास्तव में होता क्या, इसको एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट, या स्वेडबर्ग कांस्टेंट का मतलब हुआ कि या कोफिशिएंट बोलते हैं, या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के नाम से बात जाना जाता है। ये सेडिमेंटेशन का मतलब होता है, आप सेडिमेंटेशन जानते होंगे कि जैसे सेडिमेंट हो जाता है, यानी अवसादन, अवसादन गुणांक आप कह सकते हैं। अवसाद समझ रहे हैं ना, कोई भी चीज जैसे मान लीजिए गंदा पानी है, या पानी में अगर रेत घुला होता है तो धीरे धीरे रेत क्या होता है, बैठ जाता है, उसका अवसादन हो जाता है, यानी तली पर बैठना को हम क्या बोलते हैं, अवसादन बोलते हैं। उसी तरीके से ये चूंकि बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, ये देखिए ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं। अगर इन पार्टिकल को लेकर के एक अगर 1 सेकंड के अंदर इनको 70 राउंड घुमाने पर ही चीजें अगर बैठ जाए, अगर ये बैठ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे 70s। समझ में आना, स्वेडबर्ग कोफिशिएंट। स्वेडबर्ग भाई ये इसकी खोज किए थे, इसलिए उनका नाम, उनको थोड़ी श्रद्धांजलि तो देना जरूरी है, पुरुषोत्तम जी, समझ रहे हैं ना। तो और मैंने क्या बताया, 70 राउंड अगर उसको घुमा दें, है ना, उसको परख नली में या टेस्ट ट्यूब में रख करके उसको 70 राउंड 1 सेकंड के अंदर घुमाएं, और जब ये पार्टिकल नीचे अगर तली पर ये बैठ जा रहा है, जैसे सपोज कीजिए ये कोई परख नली है और इसमें सारा का सारा ये राइबोसोम भरे हुए हैं, और इसको तेजी से अगर इसको घुमाया जाए, कितना, 70 राउंड पर सेकेंड, तो अगर ये जा करके यहां बैठ जाएगा तो जो बैठा हुआ होगा इसको हम बोलेंगे ये 70s राइबोसोम है। ठीक है? और अगर इसी को 80 राउंड घुमाना पड़े तब जाकर के अगर ये बैठे, तो ये समझिएगा कि ये 80s राइबोसोम है, बस और कुछ नहीं, इतना ही समझना है आपको, बहुत ज्यादा समझने की कोई जरूरत है नहीं, है ना। और आपका यही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो यानी कहने का मतलब 70s और 80s राइबोसोम आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। 80s थोड़ा सा एडवांस होते हैं, 70s थोड़ा सा प्रिमिटिव। ठीक है, तो ये किस में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है राइबोसोम। और देखिए ये कि ऐसा मात्र कोशिकांग है जो कि दोनों में ही पाया जाता है, इस बात को आपको भली भांति ध्यान रखना होगा कि राइबोसोम जो है वो दोनों प्रकार के सेल में पाया जाता है। और साथ ही मैंने कहा ये सबसे छोटा कोशिकांग है, और इसलिए संख्या में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नोट करके हम यहाँ एक बात हमने आपको लिख दिया है कि प्रोकैरियोटिक, यहां देखिए जीवाणु, सारे के सभी प्रकार के जीवाणु क्या किस प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सदैव एक कोशीय होती हैं। एक कोशी मतलब एक कोशिका, एक ही कोशिका में होंगी। ये कभी भी मल्टी सेलुलर नहीं, जैसे भाई आप क्या, आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मतलब बहुकोषीय जीव हो, लेकिन यहां पर बहुकोषीय जीव नहीं है, है ना। सारा पीडीएफ मिल जाएगा बेटा आपको, आपको घबराना नहीं है, सब 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 कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा। यानी अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सदैव एक कोशिकाएं एक कोशिकीय अवस्था में होता है, इसमें कभी भी मल्टी सेलुलर, हाँ हो सकता है कि ये सारी कोशिकाएं एक साथ इकट्ठी हों, यानी हो सकता है कि ये कोशिकाएं इकट्ठी, लेकिन ये एक एक कोशिका अलग अलग बैक्टीरिया है, ये एक नहीं बैक्टीरिया कि कई मिलकर के जो है बैक्टीरिया बन रहे हैं। एक बैक्टीरिया है, और ये 2 बैक्टीरिया, 3 बैक्टीरिया, 4 बैक्टीरिया, मतलब ये कि बैक्टीरिया आपस में एक साथ रह सकते हैं, कई एक साथ झुंड में रह सकते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये
जरूरी नहीं है कि वो एक अकेले ही मिले, एक साथ मिल सकते हैं, लेकिन ये मल्टी सेलुलर नहीं है क्योंकि ये एक अलग अपना एक खुद का अस्तित्व रखता है, सब अलग-अलग। भाई जैसे आपका पूरा परिवार बन एक साथ रहता है, तो ऐसा थोड़ी है कि अब सब परिवार ही चिपक के रहते हैं। तो ये सारा का सारा इसमें ये और आप देखिए अर्थात सारे जीवाणु कोशिकी प्रोकैर यानी एक कोशिकीय है, ये यहाँ पर एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, यानी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये ध्यान रखिएगा। यानी सारे के सारे क्या हैं? यूनिसेलुलर है। एक कोशिका के ही बने, कोई भी बैक्टीरिया जो है वो मल्टी सेलुलर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। मैं आगे आपको दिखा रहा हूं एक एक को, आप समझिएगा। जैसे देखिए जीवाणु उनके शेप के आधार पर अगर हम बात करें, शेप यानी उनका कैसा शेप है, उसके आधार पर अगर देखें तो ये गोलाकार, आप ये लड्डू ना समझिएगा कि ये सर ये तो चॉकलेट का लड्डू जैसा लग रहा है, हाँ ठीक है वैसा ही है। तो ये जैसे कोकस हम इनको बोलते हैं, जो गोलाकार होते हैं, स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, उनको हम कोकस बोलते हैं। ये इनके शेप के आधार पर हम बता रहे हैं कि इनका कैसा है, ठीक है। तो शेप के आधार पर हालांकि देखिए जीवाणु, वायरस और फंगस यानी कवक और उसके बाद प्रोटोजोवंस जो मलेरिया वगैरह फैलाते हैं और उसके बाद कृमि या जिसको वर्म बोलते हैं जो कि एलिफेंटेसिस या एस्कैरियोसिस करते हैं। ये सारा चीज जो है हम लोग पढ़ेंगे जब हम शरीर में होने वाले ढेर सारे को पढ़ेंगे, है ना? पुरुषोत्तम जी जब हम सेल पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे सेलुला है ना, है क्या चीज, ठीक है? सेलुला जो सिद्धांत है ना उन्होंने ही दिया कि ठीक, आगे हम बताएँगे इसको, अब जब सेल पढ़ाएँगे तो ये पूरा का पूरा आपको बताएँगे। आप घबराइए नहीं बिल्कुल सर मैं। अभी जो जिस पर है उस पर कॉन्संट्रेट करो, है ना? तो जब आप एक कहावत है व्हाइल यू प्ले ओनली प्ले, जब आप एक काम कर रहे हैं तो वही काम करिए, दूसरे काम में मज़ा नहीं, एक पे कॉन्संट्रेट होइए अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जब हम सेल पढ़ाएँगे तो हम ओमनी सेलुला पढ़ा देंगे, आपको घबराइए। तो कोकस मैंने कहा कि अगर गोलाकार है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोकस बोलेंगे। ठीक है, गोलाकार है तो कोकस बोलेंगे। जैसे निमोनिया और गोनोरिया, निमोनिया आप जानते हैं, गोनोरिया जब हम पढ़ाएँगे आपको, ये सारे के सारे गोनोरिया जो है ये एसटीडी डिजीज़ है। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है? ये सारे के सारे हैं, जो कि आपको पता होगा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो ट्रांसमिट होते हैं वो सेक्स के माध्यम से, गोनोरिया वही है। निमोनिया में आप जानते हो निमोनिया और डबल निमोनिया। निमोनिया में आप जानते हो पूरा लंग्स बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो हैं, इसके जो भी बैक्टीरिया हैं वो कैसे हैं? गोलाकार हैं। जैसे देखते हैं हम यहाँ इसको, ये देखिए, इसको बोलते हैं मोनोकोकस। अगर ये एक अकेला है, सिंगल है तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोकोकस बोलेंगे। ध्यान दीजिए, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये मोनोकोकस। लेकिन इसके अंदर वही जो आपने देखा था सिंगल वही भरा होगा। क्या? आपने पहले देखा था कि सारा का सारा भरा हुआ था जेनेटिक मटेरियल वही सारा। अब देखिए 2 हो गए तो डिप्लोकोकस, जैसे निमोनिया जो होता है वो इस टाइप के से फैलता है। देख रहे हैं ये डिप्लोकोकस यानी 2 मिले हुए हैं। क्लियर? तो डिप्लो अब बहुत मिल गए तो इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह देख सकते हैं ना? ये यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस है, कई मिले लेकिन ये सब एक-एक हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब एक-एक हैं यानी एक परिवार के रूप में हैं। कभी इस तरीके के भी आपको दिखाई दे जाते हैं। ये देखिए, जिसको स्टेफिलोकोकस बोलते हैं। ठीक? तो इस टाइप के ये आप समझिएगा यानी गोलाकार है तो स्फेरिकल शेप्ड है जिसको हम कोकस बोलते हैं। ठीक है? मेरी बात खैर आप समझ गए होंगे। तो ये मैंने कहा कि ये जैसे निमोनिया और गोनोरिया जैसी जो डिजीज़ फैलाते हैं, वो इस प्रकार के हैं। अभी हम लोग जब डिजीज़ेज़ को देखेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छी चीज़ें और भी सारा का सारा समझ में आएगा। आगे देखते हैं हम। बैसिलस किसको बोलते हैं? बैसिलस का मतलब होता है ये सामान्यतः क्या होता है, ये हानि रहित होते हैं बैसिलस। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि डिजीज़ भी कॉज़ करते हैं। ये ज़्यादातर क्या है? हानि रहित होते हैं। मतलब ये हानि नहीं पहुँचाते यानी हमें किसी भी तरह से हार्म यानी ये हार्मलेस होते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी जो रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे आप सारा का सारा चीज़ पनीर, दही वगैरह सब आप खाते हो, तो वहाँ पर भी ये बैसिलस की ही भूमिका ज़्यादा होती है। यहाँ पर बात करें अगर प्लेग, हाँ, रॉड शेप्ड इसको बोलते हैं बेटा। ये रॉड शेप्ड जो है छणाकार यानी छड़ के आकार का आप देख रहे हैं, इस तरह से यह आपको दिखाई दे रहा है एक छड़ के जैसा। जैसे प्लेग, टीबी, टाइफाइड, टिटनेस ये जितने भी होते हैं, वो जैसे बात करें अगर प्लेग, प्लेग का जो जो होगा वो भी बैसिलस होगा।
यानी वो भी रॉड शेप्ड होगा, टीबी का भी रॉड शेप्ड होगा, टाइफाइड का भी, ठीक है। तो आप जानते हो जैसे सारा का सारा एक ए टू जेड जितना भी टिटेनस का भी इफ, तो ये सारे के क्या होंगे, लंबे होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, बैसिलस। क्लियर हो रही बात? तो आप देखिए इनको थोड़ा सा कि बैसिलस कैसे, भाई वही चीजें हैं मैंने आपको पहले बताया कि बैसिलस है। ये देखिए अगर एक है तो बैसिलस, फिर आप यहां पर देखिए ये थोड़ा सा मोटा हो गया है तो इसको बोलेंगे कोकस, यानी गोला है लेकिन लंबा है ना, और इसको बोलेंगे डिप्लो। यहां पर ये देखिए बैसिलस वाला था, तो ये देखिए मैं थोड़ा-सा आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ। ये डिप्लो बैसिलस है, ठीक है? यानी रॉड शेप्ड है तो आपको इस तरीके से आपको दिखाई देगा। मेरे ख्याल से आप बात समझ पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस वाला जो होता है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, है ना? तो इस तरह से आपको सारे के सारे सबके नाम और ये सारी की सारी जब हम लोग डिजीजेस पढ़ेंगे, अभी हम लोग डिजीजेस नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ इसके आकार को देख रहे हैं कि ये इसका नामकरण कैसे किया गया है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा स्पाइरलम। स्पाइरलम मतलब सर्पिलाकार, आपको दिखाई दे रहा हो कि ये सर मतलब ये क्या है, सर्पिलाकार आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये जैसे लेप्टोस्पायरोसिस और सिफिलिस, ये दोनों जो होते हैं, जैसे लेप्टोस्पायरोसिस जो होता है ये तो मूत्र से फैलने वाला, यूरिन से फैलने वाला है डिजीज, और ये भी जो है सिफिलिस भी है, ये भी गोनेरिया के जैसा ही है। ये भी ट्रांसमिटेड डिजीज ही है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ही कॉज करते हैं। जैसे अगर हम इनको देखें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखो ये स्पाइरलम, ये स्पाइरलम ये सिफिलिस करता है। और जो स्पाइरोकीटा की बात करें तो ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा आपको ऐसा लग रहा है ना जैसे स्प्रिंग हो पूरी की पूरी बनी, तो ये स्प्रिंग जैसा होता है, और इसको ल- अ, हम बोलते हैं इसको स्पाइरोकीटा। और यहाँ पर देखो इसी के कारण होता है, ये देखिए ये इस टाइप के ढेर सारे होते हैं, एक हेलिकल शेप्ड में भी होता है, ये सारे जो होते हैं इनको हम बोलते हैं स्पाइरलम, यानी इनका आकार जो होता है थोड़ा सा सर्पिलाकार होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से बातें समझ गए। एक और इंपॉर्टेंट है जिसको आप बोलते हैं कॉमा शेप्ड या क्लब शेप्ड। कॉमा शेप्ड का मतलब है कि कामा जैसा आकार आपको दिखाई दे रहा है, जो कॉलरा डिजीज को कॉज करता है, यानी जो कॉलरा लोगों में पैदा करता है वो ये। डिप्थीरिया जो बच्चों में ज्यादातर क्या करता है, ये भी आप जानते हैं, ये सारी की डिजीज जो बच्चे का सांस जो बड़ी तेजी से फूलने लगता है, वो इसको हम समझें तो देखें कि ये क्या है, ये देखिए कॉमन जैसा दिखाई दे रहा है, ये कॉमन जैसा दिखाई दे रहा है, ये वाइब्रियो कॉलरी है, और ये यहाँ पर ये क्लब शेप्ड दिखाई दे रहा है। जो डिप्थीरिया को कॉज करता है वो इस टाइप का होता है कुछ, इसको बोलते हैं ये क्लब शेप्ड है। तो यानी कहने का मतलब ये कि आज आपने प्रोकैरियोटिक सेल को समझा कि प्रोकैरियोटिक सेल है क्या, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप समझ पाए होंगे कि सेल की अगर बात करें तो सेल दो टाइप के रहे। एक को आपने कहा कि सर एक प्रोकैरियोटिक था और दूसरा क्या था, यूकैरियोटिक था। बेटा अभी मुझे, अब मैं आपको बताऊं, अभी मुझे लिखने में थोड़ी समस्या हो रही है क्योंकि चूंकि अभी बंद था, आपका मार्केट सारे बंद ही हैं, ऑनलाइन सारा सब चीज बंद है, तो मेरे पास वो पेनटॉप अभी आ नहीं पाया है जिस पर लिखा जाता है, इसलिए मुझे ये स्क्रीन पर लिखना होता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा समस्या है, इसलिए मैं लिख देता हूँ, समझा देता हूँ, इसको आप भी समझिए। आगे आने वाले दिनों में मैं अच्छी तरह से उसको लिखने लगूंगा क्योंकि अ, सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। फिलहाल अभी सारा का सारा, चूंकि मैं, आप जानते हो कि मैं नया ज्वाइन किया हूँ, तो मेरे पास पेनटॉप पहुंच नहीं पाया। समस्या क्या रही आप जान ही रहे हैं कि भाई पूरा पूरा लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ आ नहीं पा रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही लिखूंगा। कम क्या, लिख इस पे लिखा ही नहीं जा पा रहा है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो बेटा जरूर आप दीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप किसी को, अब अगर आप डॉक्टर को अपना नहीं बताओगे रोग तो वो कैसे इलाज करेंगे, इसलिए इसमें कोई बहुत ज्यादा बनने की कोई जरूरत नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज आप बेहिचक जो है आप पूछिए, मैं एकदम बहुत शांति रूप से पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, आपको एक एक बातें समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है। वो मैं चाहे जैसे करके एक एक चीज लिख करके दिखा करके समझा करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी तो ये बहुत हल्की फुल्की चीजें हैं, पूरा का पूरा अभी पड़ा हुआ है, सब में एक एक चीजें हैं, जैसे सारा का सारा ज्योग्राफी है, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट है ना, ये सब, और पूरी टेक्नोलॉजी है, तो सबको समझना है। सबको समझने के लिए बिना एनिमेशन वीडियो का हम नहीं समझ पाते। अब जैसे जब हम लोग सारा का सारा करेंगे, आप सोचिए जब बायोटेक्नोलॉजी में हम जाएंगे तो हम किस तरह से
क्रिस्पर Cas9 का उपयोग कर रहे हैं, किस तरह से सारी चीज़ों का उपयोग करेंगे, तो हमको वो देखना होगा ना, किस तरह से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक वो समझना थोड़ा-सा टफ हो जाता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप एक-एक चीज़ों को समझिए। तो यहाँ पर भी थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको समझिए। हालाँकि हमने अभी बात की, सिर्फ सेल की बात की थी, सेल में मैंने बताया कि 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा कौन-सा होता है? यूकैरियोटिक, है ना? एक प्रोकैरियोटिक होता है और दूसरा यूकैरियोटिक होता है। एक बार हम इसको पूरा सम अप करना चाहते हैं ताकि आप अच्छी तरह से उसको समझ लें कि क्या-क्या पढ़ें। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपने क्या कहा कि सर ऐसी कोशिकाएँ जिसमें किसी भी प्रकार के कोशिकांग, यानी ये सिंपल सा अगर बना दें और यहाँ मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल रख दें, तो सिंपल ये क्या बन गया आपका? ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, तो यूकैरियोटिक सेल में आपको एक न्यूक्लियस बनाना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया बनाना पड़ेगा, गोल्गी बॉडीज बनानी पड़ेगी, लाइसोसोम बनाना पड़ेगा और सारे के सारे जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ना, सारा का सारा। हो सकता है कि अगर प्लांट हो तो इसमें और भी कुछ चीजें हों, ठीक है? तो यानी कहने का मतलब है कि अगर इन बातों को आप समझ पा रहे हैं, तो एक लाइन में आंसर है कि प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं जिसमें किसी भी प्रकार के कोशिकांगों का विकास नहीं हो पाता। आप जैसे मैं आपको बताऊं, भाई शुरू-शुरू में जब जीवन शुरुआत हुआ, तो लोग जो है वो किस प्रकार के घरों में रहे? पहले झोपड़ी बनाए होंगे, झोपड़ी बहुत दिन बाद बनाए थे। लेकिन जब क्या झोपड़ी जब बनाए थे बेटा, तो आप बताओ, क्या उसमें बेडरूम, किचन, वॉशरूम, क्या सारा का सारा नहीं बेटा, ये मेरा, हाँ, आप ये कह सकते हैं। पहली वाली क्लास उदय जी हमारा सिर्फ़ इंट्रोडक्टरी था। एक तरह से मैंने पूरा चैप्टर क्या-क्या पढ़ाना है, कैसे-कैसे पढ़ाना है, क्या-क्या पढ़ना होता है आपको, वो सारा बताया था। और उदय जी अभी मैंने आज, हाँ, ये आप कह सकते हैं ये मेरी फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है। कल बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली, मैं बार-बार आप लोगों से कह रहा हूँ। कल वाली क्लास को आपको किसी को मिस नहीं करना है, क्योंकि कल वाली अगर क्लास मिस होती है तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको बार-बार समझने में समस्या आएगी। इसलिए कल वाली क्लास को ज़रूर आप अ, देखिएगा। तो आप देखिए, सिंपल से मैंने आपको क्या बताया कि शुरू-शुरू में जब आप पृथ्वी पर जीवन आया, तो सबसे पहले क्या बनाया था? भाई सिंपल सी झोपड़ी बनाए होंगे, एक साइड में खाना कहीं पका लेते होंगे, है ना? और एक तरफ सो जाते होंगे, यही तो सारा करते होंगे। लेकिन जैसे-जैसे समय व्यतीत होता गया, आज आपको क्या है? एडवांस, मैंने क्या बताया? प्रोकैरियोटिक तो वो सबसे पहले प्रिमिटिव थे। हम देखेंगे कि ये सबसे पहले आए और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि नेचर भी जानता था कि हम अगर सारी चीज़ें करके देंगे तो बेचारा जाएगा नीचे, जल जाएगा। सही से सेट कैसे हो पाएगा? हाँ, टाइमिंग हमारी बेटा यही होगी, हमेशा 6 बजे से ही टाइमिंग रहेगी हमारी, ये ध्यान रखिएगा। टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं। मैं बार-बार यही कह रहा हूँ, कल की क्लास किसी की भी मिस नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सेल डिवीज़न भी पढ़ाएँगे बेटा, एक-एक चीज़। पुरुषोत्तम जी आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना होइए, एक-एक चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही, आप अच्छा पूछ रहे हैं। डिस्टर्ब का मतलब, मेरा कहने का मतलब कि आप अभी ध्यान रहिए, पढ़िए, हर चीज़ों को समझाएँगे, एक-एक चीज़ें दिखाएँगे भी, समझाएँगे भी, आप डोंट वरी। तो मैंने कहा कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में सिर्फ हम अंतर कैसे समझ सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि जब शुरू में आए तो आपके पास एक सिर्फ क्या था कि एक ही झोपड़ी थी, उसी में एक तरफ खाना, एक तरफ कभी कहीं नहाना भी हो जाता था पर्दा लगा करके। ऐसा थोड़ी था कोई बेडरूम था, कोई वॉशरूम था, कोई किचन था या कोई ड्राइंग रूम था, ऐसा तो कोई रूम बना ही नहीं था। हमारे पास तो क्या था? सिंपल सा था, एक झोपड़ा था, एक तरफ घर। ठीक वैसे ही प्रोकैरियोटिक है। सबसे पहले आया था तो इसमें एडवांस क्या करते? भगवान जी को खुद ही नहीं पता था। है ना? भगवान जी को तो खुद ही नहीं पता था कि कितना-कितना हम अ, भाई कैसे-कैसे क्या करें? ये जीवित रहेगा नहीं। वो भगवान जी का मतलब नेचर का भी तो पहला ट्रायल था ना, कि देखते हैं कि ये जीवित रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। समझ पा रहे होंगे मुझे। और दूसरी बात, जब एडवांस हुआ तो आप देखिए, जैसे आप ड्राइंग रूम बनाते हो, है ना? आप वॉशरूम बनाते हो, सारा चीज़ें, यानी इनके ऑर्गेनाइज़ चीज़ें सब, आप यहाँ पर भी वो सारे काम हो रहे हैं जो यहाँ पर हो रहे हैं। यानी क्या झोपड़ी में खाना नहीं बनेगा? झोपड़ी में कोई नहीं सोएगा? वहाँ पर कोई नहीं नहाएगा? सब करेंगे ना, लेकिन उनके पास नहीं है तो क्या हुआ? लेकिन यहाँ पर भी देखेंगे, ध्यान से समझिएगा कि ये वाले जो हैं ये एडवांस हैं, यानी आप जो आज अब जिस फ्लैट में रहते हो, एक किचन है, एक बाथरूम है, एक वॉशरूम है, मतलब वॉशरूम वही बाथरूम, और ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, अलग-अलग तरीके की सारी चीज़ें पड़ी हुई। तो ये एडवांस है, बस इतना समझना। और जब सेल डिटेल पढ़ाएँगे तो हम दिखाएँगे कि इनके बीच में मैंने आपको क्या बताया बेटा, सब कुछ तो सेल ही है।
आप हो तो यानी कोशिका है, सॉरी कोशिका है तो आप हो, यानी कोशिका को ही तो आपको जिलाना पिलाना खिलाना। मैं कल आपको खूब चिल्ला चिल्ला के बताया था कि आप अगर उसको समझने की कोशिश कीजिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ कोशिकाओं पर आपको कंसंट्रेट करना है, हर तरीके से कोशिकाओं को हमको फिट करना है। क्लियर ना? और कुछ नहीं है। तो आपने देखा कि इसमें क्या था, और फिर हमने बताया कि देखिए 3 चीज़ें तो इसमें कॉमन होंगी बेटा। पहला क्या कि भाई ज़ाहिर-सी बात है उसकी बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब कोशिका झिल्ली इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। मैंने यही बताया था। दूसरी बात हमने क्या बताया कि इसके अंदर जो मटेरियल भरा होगा जेली सदी थोड़ा-सा गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं इसके अंदर जो सेल के अंदर बना तो इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। ठीक है? इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। कोशिका झिल्ली इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। जेनेटिक मटेरियल यहां पर देखो इसमें क्या था, ये खुला ऐसे पूरा का पूरा उस पानी में तैर रहा है। पानी मतलब साइटोप्लाज्म हम करें ताकि आप समझ जाएं। ये गाढ़ा पानी है, गाढ़ा दो, उसमें तैर रहा है। जबकि यहां पर देखें तो इसको बांध दिया गया कि बेटा डीएनए को भी ये क्या कर दिया है, चौहद्दी में बांध दिया गया कि बेटा आप बाहर नहीं निकल सकते। इसमें कोशिका जो क्या बोलते इसमें केंद्रक जो है वो झिल्ली के अंदर बन गया। इससे मैंने कहा ये झिल्ली युक्त है इसमें ढेर सारे। समझिएगा, एक-एक बातों को आप बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। बेहरी बहुत ही सिंपल है। पढ़ने में तो मैंने आपको बताया साइंस जब पढ़ते हैं तो सिर्फ़ मज़ा आता है, रिफ्रेश होते हैं। इससे पहले क्या होता है, ये कहा जाता है कि साइंस तो एक जब आपका मन किसी में ना लगे तो बेटा साइंस उठा लो। अभी तो देखो अब आगे-आगे होता क्या, अभी तो ये सिर्फ़ आगाज़ है, अंजाम देखो कहाँ तक आते हैं। और मैं गारंटी लेता हूँ कि जब आप पढ़ने लगोगे बेटा ना तो साइंटिफिक अप्रोच सब में हो जाएगी। क्योंकि सारा चीज़ें जब तक आप साइंटिफिक अप्रोच नहीं बनाते ना, यूपीएससी को क्रैक करना थोड़ा-सा टफ हो जाता है। ठीक है? फिलहाल, तो यहाँ पर आपने देखा 3 चीज़ें कॉमन, जेनेटिक मटेरियल इसमें भी है, इसमें भी है, कोशिका झिल्ली इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी और कोई ऑर्गेनेल इसमें नहीं। देख लीजिए, कोई ऑर्गेनेल है, इसीलिए ये अलग है। और सारा बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया का नाम आप जानते हैं, वो किस प्रकार के सेल के बने हैं? प्रोकैरियोटिक। समझ में आया? चाहे जो बैक्टीरिया हो, चाहे यूबैक्टीरिया हो, चाहे प्रोबैक्टीरिया हो, चाहे साइनोबैक्टीरिया हो, सारे बैक्टीरिया सारे के सारे किससे बने हैं? ठीक है? तो टाइमिंग हमारी बार-बार मैं यही कह रहा हूँ कि 6 बजे से होगी, आप लोग देखिएगा। ठीक है, 6 बजे से होती है, 6 बज के 10 मिनट मान के चलिए, हो जाती है। तो साइटोप्लाज़्म ये आप समझ गए यूकेरियोटिक प्रोकैरियोट। और जितने भी जैसे प्लांट देखिए यहाँ से मैंने कहा जितने बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद एक कोशी और क्या होता है? एक कोशी, सीधी-सी बात है। अब अगर अमीबा में आएँगे, पैरामीशियम में आएँगे, यूग्लिना में आएँगे, तो ये सब कैसे हैं? ये सब एक कोशी तो हैं, लेकिन ये कोशी प्रोकैरियोटिक नहीं है बेटा, वो प्रो यूकैरियोटिक हैं। यानी आप अगर देखोगे क्या बोलते हैं अमीबा में, तो अमीबा में भी ये सारे की सारी चीज़ें पाई जाएँगी, ये ध्यान रखिएगा। सब चीज़ें उसमें भी पाई जाएँगी भाई, अलग थोड़ी रहेगा, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल, अमीबा वेरी गुड पुरुषोत्तम जी। और बताइए 1-2 अगर आपको पता हो तो? आप सभी को बताइए जो एक कोशीय यूकैरियोटिक जीव हो। देखता हूँ, चलिए बताइए भाई। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपको और पता है कि सिर्फ अमीबा के बारे में इसी पता है। पुरुषोत्तम जी ने बताया कि अमीबा भी शरीर यूकैरियोटिक है। वेरी गुड। हाँ, यूग्लिना वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यूट्रिकुलेरा, यूट्रिकुलेरिया, यस वेरी गुड। हाँ, ये भी। न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, बिल्कुल रहेगा बेटा। इसमें तो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा ना क्योंकि ये वास्तव में क्या है अमीबा, पैरामीशियम, यस सौरभ जी आपने भी बहुत सही जवाब दिया। ये सारे के सारे लोग जो हैं आप समझ गए हैं। ये प्रोकैरियोट मैंने कहा जीवाणु ही जो होते हैं और जीवाणु हमेशा मैंने क्या बताया एक कोषी होते हैं। इसमें बहुकोषी के होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, मैंने कहा ये एक साथ हो सकते हैं, एक झुंड में हो सकते हैं, लेकिन ये कभी अलग नहीं हो सकते। वेरी गुड, बहुत सही। क्लियर? तो ये कुल मिला-जुला करके आपको बातें हमें लग रहा है कि अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि ये वास्तव में है क्या? यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा ये जो है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हैं, जबकि बैक्टीरिया तो हमेशा यूनिसेलुलर है। ठीक है ना? तो अब अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक ज़रूर करना क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना? और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो LP10 को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए क्योंकि आपको इसमें एडिशनल 10% का छूट मिलने वाला है। ठीक है ना? और बाकी जब भी आप सब्सक्राइब करें
तो ये जो बेल है ना, ये जो घंटी आपको दिखाई रही, इसको एक बार टन से ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि जो भी चीज़ें आएँ, वो आपके पास आसानी से पहुँच जाएँ। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल 6 बजे, ठीक है? 6 बजे सुबह आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के देखने की कोशिश कीजिए और एकदम मन लगा के, ठीक है? तो आज के लिए इतना मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी और बेटा जब भी कोई बात ना समझ में आए, तो बिल्कुल बहुत ही एकदम बेहिचक तरीके से पूछिए। और हाँ, लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए। पता चला कि घुमा-फिरा के मैं जानता हूँ कुछ बच्चे जो है ना इधर-उधर के पूछते रहते हैं। तो मैं थोड़ा-सा उसमें कभी-कभी इस तरह के जब सवाल पूछते हैं तो अंदर से मज़ा कम आता है। पूछिए जो रेलेवेंट हो। ओके, बाय, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। कहाँ चला गया कोई?